Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 2 acid base and salt then lecture 3rd and today's topic is that chemical properties of acid and bases. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर 3rd, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अर्थात अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कल का क्वेश्चन था Questions. First, why are copper and aluminium containers not used to store pickle? अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स to prevent it from acidity and basicity because its pH value gets changed। अर्थात अचार को तो अम्लीयता तथा क्षारीयता से बचाने के लिए कॉपर अर्थात तांबे एवं एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि अचार में क्या होता था, चूंकि पीकल में क्या होता है, अचार क्या होता है, अम्ल होता है। ओके, चूंकि अचार में क्या होता है, अम्ल होता है, एवं जो एल्यूमिनियम एवं जो कॉपर का जो बर्तन होता है उसमें क्या होता है, जंग होने के कारण उसमें क्या होता है, क्षार प्रेजेंट होता है। ओके, जब हम अचार को क्या करते हैं, तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में डालते हैं तो अचार में उपस्थित अम्ल एवं तांबे एवं एल्यूमिनियम के बर्तन में उपस्थित क्षारक आपस में विक्रय करके क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से अचार खराब हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है, अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Second, while eating midday meal, some sabji fell on Kusum's class. She went home and rubbed some soap on the spot, which turned red. Can you give the reason for the change in color? मध्याह्न भोजन करते समय कुसुम के कपड़े पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाने पर उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण समझाइए। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। Soaps are fatty salt that react with vegetable juice and act as acid bases indicator which changes color। अर्थात साबुन में क्या होता है, वसी लवण होता है जो सब्जियों के रस से क्रिया करके अम्ल क्षार जैसे सूचक का कार्य करता है, जो रंग को परिवर्तन कर देता है। ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्योंकि सब्जी में क्या होता है, सब्जी में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। ओके, तो सब्जी में क्या होता है, बहुत सारे जो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग अम्ल एवं क्षारक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टमाटर का यूज करते हैं। टमाटर भी क्या होता है, उसमें अम्ल होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, सब्जी में अम्ल पाया जाता है एवं क्षारक जो सूप होता है उसमें क्षारक पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, अम्ल एवं जब क्या करते हैं हम लोग उस स्थान पर क्या करते हैं, साबुन को रगड़ते हैं तो साबुन में उपस्थित क्षारक एवं जो वहां पर जो उपस्थित जो सब्जी में उपस्थित अम्ल क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ओके, थर्ड, सुरेश इज अ विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट विच इंडिकेटर्स कैन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड इन बेसिस, गिव टू एग्जांपल्स। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार को पहचान कर सकता है, गिव टू एग्जांपल्स। कोई दो उदाहरण दीजिए। ओके, तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, सो मीन क्या है, वह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करके अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। गिव टू एग्जांपल, अर्थात इसका कोई दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है वेनिला एवं सेकंड है क्लोराइड, अर्थात वेनिला एवं लवण का तेल। ओके, तो ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है जिसके द्वारा वह अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो बिना देर की चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अम्ल एवं क्षारक का क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होता है। ओके, वी लुक्ड एट द हाउ एसिड एंड बेसिस बिहेव विथ डिफरेंट इंडिकेटर्स। हम अब अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि किस प्रकार से हम लोग सूचकों के द्वारा अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। Let us now study some of the chemical properties of acids and bases।
आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझें। ओके, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स? अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक होता है वह धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ओके, we know that generally metals react with acid to form a salt with the displacement of hydrogen gas. हम जानते हैं कि सामान्यतः धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन करता है। ओके, we can depict the reaction between an acid and a metal as follows. अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है या जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अर्थात अम्ल क्या धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, when a hydrochloric acid react with zinc metal, the salt zinc chloride is formed along with the evolution of hydrogen gas. ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है, जैसे कि इस समीकरण के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शित है 2Acl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट विद जिंक मेटल सो प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड साल्ट एवं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, वह जिंक धातु के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड नामक साल्ट का निर्माण करता है एवं हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि AQ प्रदर्शित है, इसका तात्पर्य क्या होता है। ओके, तो AQ से तात्पर्य होता है इक्वस, AQUEOUS। इक्वस से तात्पर्य क्या होता है, जलीय विलयन। क्या होता है, जलीय विलयन। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रदर्शित है, ए से तात्पर्य क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड से तात्पर्य क्या होता है, ठोस। ओके, इसी प्रकार से आप लोगों को आगे मिलेगा कि कहीं पर क्या होता है, एल लिखा होता है, तो एल से तात्पर्य क्या होता है, तो एल से तात्पर्य होता है लिक्विड, LIQUID। ओके, लिक्विड अर्थात द्रव। सो AQ से तात्पर्य होता है इक्वस, इक्वस से तात्पर्य जलीय विलयन, ए से होता है सॉलिड अर्थात ठोस एवं एल से तात्पर्य होता है लिक्विड अर्थात द्रव। ओके, जो कहीं पर जी होता है उसका मतलब होता है गैस। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं एवं जिंक मेटल था जो जिंक धातु है उसका सॉलिड लेता था, उसके टुकड़े लेते हैं, जो कि आपस में अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है, जो कि जलीय विलयन होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Write down the chemical equations of reactions between a hydrochloric acid and some metals that you already know. कुछ ऐसी धातुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखी जिनका अध्ययन आपने पहले भी किया है। ओके, तो बहुत सारे मेटल्स है जिसका उपयोग क्या है, जिसका रिएक्शन क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होता है एवं साल्ट एवं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, तो चलिए ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल का लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो 2ACl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम धातु है। ओके, तो क्या बनाता है, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो इसी के साथ आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से जो एसिड होता है अर्थात जो अम्ल होता है वह किस प्रकार से धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us do an activity to understand how alkalis react with metals. आइए क्षार की धातु से अभिक्रिया को समझने के लिए क्रियाकलाप करें। ओके, तो चलिए इस क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, एक्टिविटी थर्ड, क्रियाकलाप थर्ड। ओके, Place a few pieces of granulated zinc in a test tube. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक परखनली में दानेदार जिंक की कुछ टुकड़े लेते हैं। Add 2 ml of dilute sodium hydroxide solution to the test tube, figure 2. परखनली में 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर 2 था चित्र 2 में देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, अर्थात दानेदार जिंक की तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया तथा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक अर्थात दानेदार जिंक
डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यहाँ पर है बॉइलिंग टिप अर्थात क्वेश्चन नली, यहाँ पर है होल्डर। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक? व्हाट आर द चेंजेस? दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपने क्या परिवर्तन दिखाई दिया? ओके, तो जो दानेदार जिंक होता था, जो ग्रेनुलेटेड जिंक होता है, क्या करता है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, वह अभिक्रिया करता है एवं क्या बनाता है, साल्ट का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ओके, हाउ विल यू टेस्ट द गैस विच इवॉल्व्स ड्यूरिंग द रिएक्शन? निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं निकलने वाली गैस का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो जो निकलने वाले जो गैस था उसका जो परीक्षण है हम लोग जलती हुए तीली के साथ करेंगे, अर्थात जलती हुई माचिस की तीली के साथ करेंगे, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग निकलने वाली जो गैस है उसका पहचान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जलती हुई माचिस के तीलों को क्या परखनली के समीप अर्थात परखनली के ऊपर रखता है। उसके पश्चात जो जलती हुई माचिस की तीली है वो पॉप साउंड के द्वारा जलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो निकलने वाले जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। कैसे? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वह क्या करता है, वह आग के संपर्क में आने से क्या करता है, वह पॉप साउंड के द्वारा जलता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो निकलने वाले जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग निकलने वाले गैस का परीक्षण करेंगे। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 2NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिंक। ओके, तो वार्म अर्थात गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट साल्ट का निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 2NaOH प्लस ZN वार्म करते तो क्या होता है, Na2ZnO2 अर्थात सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसके साथ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग इस समीकरण को संतुलित करेंगे। ओके, तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ ताकि आप लोग समीकरण को आसानी से संतुलित करना सीख जाएं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले वाले समीकरण को समझेंगे, उसके पश्चात सेकेंड वाले समीकरण को समझते हैं। ओके, तो चलिए पहले वाले समीकरण को समझते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक वाला समीकरण है इसको। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक वाले समीकरण में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट का निर्माण करता है, वह हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि समीकरण में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शित है कि क्या प्रदर्शित है, 2ACl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक। ओके, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि समीकरण को हम लोग किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो चलिए इसको हम लोग साइड में लिखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। उसके पश्चात यहाँ पर क्लोरीन की संख्या भी कितना है, तो क्लोरीन की संख्या भी 2 है। यहाँ पर जिंक की संख्या कितना है, तो जिंक की संख्या 1 है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना कि जो समीकरण क्या होता है, जितना इसमें मॉलिक्यूल इस साइड कितना है, इसका अर्थात जो लेफ्ट साइड एवं राइट साइड इक्वल होता है। ओके, तो जितना मॉलिक्यूल इसका जो लेफ्ट साइड में होगा उतना ही मॉलिक्यूल इसके राइट साइड में होगा, अर्थात इसका जो लेफ्ट एवं राइट साइड में जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स होता है वह समान होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इस साइड कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो अर्थात 2 समान है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 2 है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 है। इसी प्रकार से जिंक की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक की संख्या 1 है, अर्थात दोनों ओर क्या है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है अर्थात जो एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, समान है, अर्थात इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग इस समीकरण को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का निर्माण करते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को हम लोग समझते हैं। जैसे कि इस समीकरण में है 2NaOH अर्थात 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, जो कि जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का निर्माण करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए इसी के आधार पर इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम की कितने मॉलिक्यूल है, अर्थात Na का 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है।
हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। इसी प्रकार की जिंक की बात करें तो जिंक की संख्या कितना है, तो जिंक की संख्या 1 है। ओके, अब चलिए इसकी क्या है, जो बनने वाले उत्पाद है इस साइड हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, जिंक का संख्या 1 है एवं ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, अर्थात इस प्रकार से सभी क्या है, इक्वल है। इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, अर्थात इस प्रकार से ये भी समीकरण क्या है, संतुलित है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, आप लोग किसी भी जो इक्वेशन है अर्थात कोई भी समीकरण है उसको आप लोग इस तरह से संतुलित कर सकते हैं एवं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह समीकरण सही है या फिर नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some metals react with alkalis to form a slot with the evolutions of hydrogen gas. ओके, तो कुछ धातु क्षारों के साथ भी क्रिया करके लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वह क्षारक होता है, तथा जो क्षार क्या करता है, वह जिंक अर्थात मेटल अर्थात धातु के साथ भी क्रिया करके क्या बनाता है, वह लवण का निर्माण करता है, वह हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।